2191। इसमें क्या है, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर टीवी, टीवी इक्वल टू होता है सीवीटी अपॉन डी स्क्वायर। इट इनडायरेक्टली रिलेट्स डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड टाइम टेकन टू अचीव दैट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और टाइम टेकन टू अचीव डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को इनडायरेक्टली ये रिलेट करता है। टीवी होता है सीवीटी अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल टी जो है वो है कोई भी गिवन टाइम में वो। डी इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। अगर वन वे ड्रेनेज हो रहा है तो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ एल हो जाएगी। टू वे ड्रेनेज के लिए L/2 और थ्री वे ड्रेनेज के लिए L/4 हो जाएगी लेंथ। ये थ्री वे का चक्कर समझ में नहीं आया, वैसे टू वे तक ये पूछा जाता है। बात करें अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की तो 60% से कम होती है। अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से कम है तो जो टीवी होगा वो होगा π/4u²। अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से ज़्यादा है तो टीवी की वैल्यू आएगी -0.9332 log 10 1 - u -0.0851। ये होता है। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं एक्चुअली। अगर u ग्रेटर देन 60% है तो टीवी के, लेकिन वो भी इसमें लिखे नहीं हुए, इसको छोड़ो। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन इंडेक्स या फिर कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, जिसको सी से हम डिनोट करते हैं। तो अगर अनडिस्टर्ब्ड सॉइल है तो उसके लिए हम सी की वैल्यू यूज करेंगे 0.009 WL-10। WL है यहाँ पर लिक्विड लिमिट और इसी को जनरली प्रिफर किया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सी इज प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट। दूसरा, अगर रिमोल्डेड सॉइल है तो सी इक्वल टू 0.007 WL-7। और अगर वाटर कंटेंट जो है, वाटर कंटेंट का एक और फॉर्मूला है। अगर हमें वाटर कंटेंट दी गई है तो हम कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स जो है सी उसको लिख सकते हैं 0.0115 इंटू WN। WN इज नेचुरल वाटर कंटेंट। रिमोल्डेड सॉइल का क्या मतलब होता है, सॉइल ऑफ विच स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड, जिस सॉइल की स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड करी गई है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड एप्लीकेशन की वजह से। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टीमेट सेटलमेंट। तो अल्टीमेट सेटलमेंट का डिटर्मिनेशन की बात करें अगर तो इसके तीन फॉर्मूले होते हैं मेनली। पहला, डेल्टा एच इज इक्वल टू H0 इंटू डेल्टा ई अपॉन 1 + E0। इसी को हम लिख सकते हैं H0 इंटू डेल्टा V अपॉन में V, और इसी को हम लिख सकते हैं, फिलहाल इतना ही। तो H0 है डेप्थ ऑफ कंप्रेसिबल लेयर, E0 इज इनिशियल वॉइड रेशियो एट द सेंटर ऑफ कंप्रेसिबल लेयर। ओके। दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा H इक्वल टू H0 CC log 10 सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन में सिग्मा नॉट बार, और इसके होल अपॉन में आएगा 1 + E0। बात करें डेल्टा E की तो वो हो जाएगा CC log 10 सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन में सिग्मा नॉट बार। और डेल्टा H आता है H0 CC log 10 सिग्मा 2 बार अपॉन में सिग्मा 1 बार अपॉन में 1 + E0। दोनों तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे सिग्मा 2 बार की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा नॉट बार प्लस में डेल्टा सिग्मा बार, और सिग्मा 1 बार की वैल्यू सिग्मा नॉट बार के बराबर आएगी। सिग्मा नॉट बार है इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ कंप्रेसिबल लेयर, डेल्टा सिग्मा बार है चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एट द कंप्रेसिबल लेयर। डेल्टा एच क्या होता है, H0 MV डेल्टा सिग्मा बार। MV होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। जो सॉइल में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको ट्रेपेजॉइडल एज्यूम किया जाता है, ये तरजागी ने एज्यूम किया था। अब बात करें कंसोलिडेशन के बारे में तो कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम आफ्टर कॉम्पैक्शन, एंड एज पर तरजागी दिस वॉल्यूम रिडक्शन इज वन डायमेंशनल, that is volume reduction occurs due to reduction in depth only। consolidation जो होता है is a time dependent phenomena and it also depends upon soil properties। तो जो consolidation है वो एक time dependent phenomena है, soil की properties पे भी depend करता है। during the entire consolidation process soil remains in saturated condition। consolidation के दौरान soil जो है वो saturated condition में रहती है, and the volume reduction or the settlement during the consolidation if takes place due to expulsion of water then it is termed as primary consolidation। primary consolidation कब बोलते हैं, जब
जब जो है वॉल्यूम रिडक्शन या सेटलमेंट जो होता है कंसोलिडेशन के दौरान, वो एक्सपल्जन ऑफ वाटर की वजह से होता है। इफ इट अकर्स ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, अगर सॉइल पार्टिकल के रीअरेंजमेंट की वजह से होता है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ये एक फाउंडेशन है, इसमें ये डेप्थ ऑफ फुटिंग है, ये गामा 1 गामा 2 और ये भी गामा 2। ये बेस है, यहाँ से H0 डेप्थ तक है। अब एक H0/2 डेप्थ है और एक दूसरी H0/2 डेप्थ है। बी विड्थ ऑफ फुटिंग है 1:n, 1 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्लोप है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ अगर देखें हम तो कंप्रेसिबल लेयर की डेप्थ जो है वो H0 है। इसके सेंटर पे हमने एक लाइन खींची CC, इस पे हमें अगर एरिया निकालना है तो उसको हम निकालेंगे B + NH0 का होल स्क्वायर। NH0 कैसे आया, NH0/2 + NH0/2 दोनों को ऐड करके B में, और ये स्क्वायर शेप में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एरिया ऑफ फुटिंग क्या है, B है। अब बात करें डेल्टा सिग्मा बार की, तो डेल्टा सिग्मा बार आएगा लोड इन किलो न्यूटन अपॉन में एरिया एट CC। किलो न्यूटन में लोड कितना लग रहा है वो, बटे में CC लेयर पे एरिया कितना है वो। तो लोड इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ फुटिंग बटे में एरिया ऑफ CC। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि अगर लोड किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है तो उसको फुटिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करो बटे में एरिया एट CC। यहाँ से हमें मिलेगा डेल्टा सिग्मा बार, ठीक है। और बस यही निकालना था, डेल्टा सिग्मा बार ही। H0 की बात करें, डेप्थ ऑफ कंप्रेसिबल लेयर CC = सेंटर लाइन ऑफ कंप्रेसिबल लेयर। सिग्मा नॉट बार क्या है, तो सिग्मा नॉट बार इज इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू द वेट ऑफ सॉइल बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड CC और ग्राउंड लेवल के बीच में जो सॉइल है उसका इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो, उस सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू द वेट ऑफ सॉइल, यानी कि CC और ग्राउंड लेवल के बीच में जो वेट है, जो सॉइल है उसके वेट की वजह से जो इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है वो है सिग्मा नॉट बार। बाकी डेल्टा सिग्मा बार निकालना है तो लोड लिखना है ऊपर किलो न्यूटन में और एरिया लिखना है CC में, ठीक है। तो एरिया एट CC, ठीक है। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में मेन 5 डिफरेंसेज क्या क्या हैं, तो पहला, वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू कंप्रेशन और एक्सपल्जन ऑफ एयर वॉइड, ये कॉम्पैक्शन की बात है। और जबकि कंसोलिडेशन में जो वॉल्यूम रिडक्शन होता है इज ड्यू टू द एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर एंड प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। दूसरा, जो कॉम्पैक्शन है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि कंसोलिडेशन एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। सॉइल जो है, हमसे कॉम्पैक्शन के केस में सॉइल इज आइदर ड्राई और पार्शियली सैचुरेटेड, जबकि कंसोलिडेशन के केस में सॉइल जो होती है सैचुरेटेड होती है एंटायर कंसोलिडेशन प्रोसेस में। कॉम्पैक्शन में जो वॉल्यूम रिडक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, जबकि कंसोलिडेशन में जो है कंसिडरेबल वॉल्यूम रिडक्शन होता है, जो कि एक ही डायरेक्शन में होता है, डेप्थ की डायरेक्शन में। उसके बाद कॉम्पैक्शन की बात करें तो ड्यू टू कॉम्पैक्शन डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज, हेंस स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इंक्रीजेज। कंसोलिडेशन की बात करें, ड्यू टू कंसोलिडेशन वॉल्यूम रिड्यूसेज, बेटर पैकिंग ऑफ सॉइल मॉलिक्यूल्स इज ऑब्टेन्ड, हेंस स्ट्रेंथ इज इम्प्रूव्ड अगेन। उसके बाद अब देखते हैं तरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। तो तरजागी की वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी के मेन तो एजम्पशन है, इसने 8 एजम्पशन दिए हैं, उनके बारे में देखते हैं। 8 नहीं, एक्चुअली तो 6 ही होंगे, लेकिन बाकी चीज़ें और भी हैं इसमें। तो 6 एजम्पशन पहले देखते हैं। सॉइल जो है वो होमोजीनियस होगी, आइसोट्रोपिक होगी। सॉइल जो है वो सैचुरेटेड होती है ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इज वन डायमेंशनल विच रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन डेप्थ ओनली, नो चेंज इन एरिया इन कंसोलिडेशन। फोर्थ एजम्पशन है डार्सीज लॉ इज वैलिड एंड हेंस फ्लो इज लेमिनार। फिफ्थ है स्ट्रेन आर स्मॉल एंड वॉल्यूम चेंज इज ओनली ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ पोर वाटर एंड that is the change in volume is equal to pore water expelled from the soil। उसके बाद हाइड्रोडायनेमिक लैग, ये होता है एक्सपल्जन ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड, यानी कि हाइड्रोडायनेमिक लैग कंसिडर किया जाता है, यानी कि एक्सपल्जन ऑफ वाटर कंसिडर किया जाता है। एंड प्लास्टिक लैग इज इग्नोर्ड, मीन्स थ्योरी कंसिडर्स ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड इट इग्नोर्स सेकेंडरी कंसोलिडेशन। जो कंसोलिडेशन होता है वो मेजर किया जाता है कंसोलिडोमीटर के द्वारा और ओडोमीटर के द्वारा।
और तरजागी का जो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं डी अपॉन डी टी इक्वल टू सी वी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। डेल यू अपॉन डेल टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर प्रेशर, डेल यू अपॉन डेल जेड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ, ऊपर वाला टाइम के साथ था। और सी वी जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। एंड कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का जो यूनिट इसकी जो होती है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की, वो एक्चुअली इसमें लिखी नहीं है, बाकी लिखी है, ये है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में होता है ये, ठीक है। ओके देन एक ये क्ले, ऊपर सैंड है नीचे क्ले है, ऐसा अगर फुटिंग हमें मिलती है कि ऊपर सैंड नीचे क्ले, तो इन केस लाइक दिस अराइजेज, अगर ऐसा केस अराइज होता है, केस लाइक दिस अराइजेज एंड नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन, यानी कि सेटलमेंट ऑफ विच लेयर इज टू बी फाउंड, किस लेयर का सेटलमेंट फाउंड करना है, देन हम क्ले को कंप्रेसिबल लेयर फाइंड को कंसिडर करेंगे, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंड इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू क्ले, और कंप्रेसिबल लेयर मानेंगे क्ले को, ठीक है। उसके बाद ये है कि टोटल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस पता करने हैं, अलग अलग केस दे रखे हैं, इनको देख के ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी, ये भी वही बात है। उसके बाद आता है 2201, इसमें क्या है, इसमें हमने 4 ग्राफ बनाए हुए हैं, पहला क्ले का, दूसरा सैंड का। क्ले के लिए जो ग्राफ है वो ड्राई डेंसिटी वर्सेस वाटर कंटेंट का ग्राफ है। इसमें तो हमें पता ही है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, और इसका ग्राफ होता है कॉन्वेक्स अपवर्ड शेप का, पैराबोलिक टाइप है ना। जीरो एयर वॉइड लाइन जो है राइट साइड से जाती है, जब जिस पे एस इक्वल टू 100% होता है। इसके सेंटर से अगर बात करें तो एक लाइन गुजरती है जो कि एस इक्वल टू 80 to 90% होता है। दूसरे की बात करें हम जो सैंड, ये तो अभी क्ले के लिए था, सैंड के लिए अगर हम बात करें तो रो डी ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में अगर ये ग्राफ बनाया जाए तो इसमें क्ले के लिए पहले तो ड्राई डेंसिटी घटती है वाटर कंटेंट के साथ 4 से 8% तक, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है बल्किंग की वजह से या जो भी है, और उसके बाद फिर ड्राई डेंसिटी बढ़ती है OMC तक, और उसके बाद अगेन घटना शुरू हो जाती है, और ये जो जीरो एयरवर्ड लाइन है ये इसके पीक से पास कर जाती है। और क्ले के लिए जो है एक और है कि नहीं, क्ले के लिए ही है एक्चुअली कि अगर सेम सॉइल है तो अगर कॉम्पैक्शन एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो OMC कम हो जाएगा। दूसरे में यह है कि अगर कॉम्पैक्शन एफर्ट सेम रखते हैं या कॉम्पैक्शन एनर्जी सेम रखते हैं तो OMC पहले अचीव होगा किसमें, सिल्ट में, फिर लीन क्ले में, और फिर फैट क्ले में OMC अचीव किया जाएगा, ठीक है। अब नोट लगा के 2 पॉइंट लिखें। पहला, फॉर द सेम सॉइल विद इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिव एनर्जी द ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेज वेयर एज OMC डिक्रीजेज। दूसरा दिया हुआ है कि OMC is that water content at which maximum dry density is achieved for a soil mass at a particular compactive energy। अब बात करें कॉम्पैक्शन ऑफ सैंड की, तो सैंड के कॉम्पैक्शन के बारे में क्या है, द बेस्ट मेथड फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सैंड इज बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के थ्रू कॉम्पैक्शन करो। और रोलिंग जो है वो क्ले के लिए होता है और सैंड के लिए वाइब्रेशन के थ्रू कॉम्पैक्शन किया जाना चाहिए। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इन सैंड इज अचीव्ड व्हेन सैचुरेशन इज 100%, 100% सैचुरेशन पे ही सैंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करती है। अब बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि इन सैंड्स एट स्मॉलर वाटर कंटेंट दैट इज 4 to 8% द सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म्स ए थिन लेयर ऑफ वाटर ऑन देयर surfaces which has a repulsive effect between the solid particles and hence the volume of soil mass increases and dry density decreases to minimum। यानी कि जो है इन सैंड्स एट स्मॉलर वाटर कंटेंट सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ वाटर ऑन देयर surfaces which has a repulsive effect between the solid particle and hence the volume of soil mass increases and dry density decreases to minimum। This phenomena of reduction in dry density due to increase in volume for sand
is termed as bulking of sand. In bulking state में sand has minimum solid particles and hence one should avoid buying sand in this stage. इसके अलावा as the water content is further increased beyond 6 to 8%, a thin layer of adsorbed water gets break and water gets dissipated from the soil and thus density increases to maximum. Why we use water during compaction? Compaction के दौरान water का use क्यों करना पड़ता है? If we compact a dry soil, then air voids get compressed and on removal of load, they get into their original shape. यानी कि वापस भर जाएंगे air void. So overall removal of air is achieved to a very small extent. Whereas if we mix water in the soil, then it will remove air voids and soil reaches to two-phase stage. Not 100%, but reaches to two-phase stage having water and solids in it. Now, on the application of load, water get dissipates. Water dissipate होगा, compress नहीं होगा, and we achieve maximum density of soil. ऐसा कुछ होता है. लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब वाटर डिसिपेट होगा तो भी तो जो है voids उसमें बचे रहेंगे, उनका क्या पता नहीं. अच्छा, 3 टेस्ट हैं उन कॉम्पैक्शन के, उनका कंपैरिजन करते हैं. एक्चुअली 5 है, 5 टेस्ट हैं कॉम्पैक्शन के, उनका कंपैरिजन करते हैं टेबल के थ्रू. पहला वो पोर्शन है पैरामीटर्स, दूसरा एसपीटी स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, तीसरा है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट एमपीटी, चौथा है आईएस लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट. एक्चुअली ये 4 टेस्ट हैं, इनके 5 पैरामीटर हमें कंपेयर करने हैं. पहला टेस्ट है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट एसपीटी, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट एमपीटी, आईएस लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और आईएस हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट. वॉल्यूम ऑफ मोल्ड की बात करें, एसपीटी में होता है 944 सीसी, एमपीटी में भी 944 सीसी, जबकि आईएस लाइट कॉम्पैक्शन और आईएस हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में 1000 सीसी लिया जाता है. हैमर के वेट की बात करें तो एसपीटी में 5.5 LB पाउंड्स है ना, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में 10 पाउंड्स, जबकि आईएस लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में 2.6 kg, आईएस हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में 4.9 kg. हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ हैमर जो होती है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में 12 इंच, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में 18 इंच और आईएस लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में 310 mm, आईएस हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में 450 mm. नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं 3-5-3-5, एसपीटी, एमपीटी, आईएस लाइट कॉम्पैक्शन और आईएस हेवी कॉम्पैक्शन. नंबर ऑफ ब्लोज 25-25-25-25. एलबी क्या होता है? एलबी इज द एब्रिविएशन फॉर word libra. The primary meaning of libra was balance or scale, as in the astrological science sign SIGN, but it also stood for ancient Roman unit to measure libra, pondo meanings a pound by weight. रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन ए फील्ड टू द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट अचीव्ड इन द लेबोरेटरी. रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो होती है रोडी इन फील्ड अपॉन में रोडी मैक्सिमम इन लैब, यानी कि ड्राई डेंसिटी इन फील्ड अपॉन में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इन लैब, यही रिलेटिव डेंसिटी होती है. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर फील्ड कॉम्पैक्शन. फील्ड में अगर हमें कॉम्पैक्शन करना है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं? पहला है रोलर्स. तो रोलर्स में भी ये कई टाइप के होते हैं, मेनली अभी यहाँ पर 2 टाइप के मैंने बताए हुए हैं. एक स्मूथ व्हील्ड रोलर होता है जो कि ग्रेवल्स और बोल्डर्स के लिए यूज होता है. एक न्यूमेटिक टायर्ड रोलर होता है, ये कोहेसिव सॉइल्स के लिए यूज होता है. इसके साथ साथ ये सैंड, सिल्ट और ग्रेवल के लिए भी यूज होता है. तो ये सभी टाइप का हो गया एक तरह से. तो दे हैव नीडिंग एक्शन एंड बाय दैट दीज कन्वर्ट्स फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर टू डिस्पर्ज्ड स्ट्रक्चर. फ्लोक्यूलेटेड और डिस्पर्ज्ड की बात अगर हम करें तो हमने ये पढ़ा था कि फ्लोक्यूलेटेड और डिस्पर्ज्ड में क्या डिफरेंस होता है. एक्चुअली जो फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है उनमें वॉइड ज़्यादा होते हैं, जबकि डिस्पर्ज्ड में वॉइड कम होते हैं. तो ये फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर को डिस्पर्ज्ड में कन्वर्ट कर देता है. इसके अलावा एक और होता है सी फुट रोलर.
जो सी फुट रोलर होता है ये सूटेबल होता है कोहेसिव सॉइल्स के लिए केवल, यानी कि क्ले के लिए। और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है फील्ड कॉम्पैक्शन के लिए वो है टेम्पर्स और रैमर्स। ये दीज आर मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं, यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में सॉइल के कॉम्पैक्शन के लिए यूज होते हैं, लाइक ट्रेंचेज, बेसमेंट, कैनाल बैंक etc। ट्रेंच, गड्ढे, बेसमेंट और कैनाल बैंक, इनमें टेम्पर और रैमर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं वाइब्रेटर्स। वाइब्रेटर क्या होते हैं? तो ये सैंडी सॉइल के लिए सूटेबल होते हैं। इनमें टाइप है, न्यूडल वाइब्रेटर होता है, प्लेट वाइब्रेटर होता है या सरफेस वाइब्रेटर बोलते हैं। अब कॉम्पैक्शन है, तो कॉम्पैक्शन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं तो उनकी बात करते हैं। तो कॉम्पैक्शन के इफेक्ट की बात करें तो शियर स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहला तो अगर ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे बात करें तो शियर स्ट्रेंथ जो है कॉम्पैक्शन की वजह से बढ़ जाएगी, जबकि वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में जो कॉम्पैक्शन की वजह से स्ट्रेंथ आएगी वो कम आएगी। उसके बाद बात करते हैं परमिएबिलिटी पे। तो ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम परमिएबिलिटी विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एंड वाटर कंटेंट। ओएमसी के नियर की बात करें तो परमिएबिलिटी इज मिनिमम ड्यू टू मैक्सिमम डेंसिटी, एंड वेट साइड में परमिएबिलिटी इंक्रीजेज मार्जिनली। उसके बाद बात करते हैं स्वेलिंग पे क्या इफेक्ट होगा। तो इफ वाटर इज एडेड देन स्वेलिंग विल बी मोर व्हेन कॉम्पैक्शन इज डन ऑन ड्राई साइड ऑफ ओएमसी। अगर ड्राई साइड ऑफ ओएमसी पे अगर अपन कॉम्पैक्शन करेंगे तो जो स्वेलिंग होगी वो ज़्यादा होगी। If water is added on wet side of OMC then swelling will be less as compared to dry side swelling। और अगर वाटर जो है वो वेट साइड में ऐड किया जाता है, वाटर इज एडेड ऑन वेट साइड ऑफ OMC, तो जो स्वेलिंग होगी वो ड्राई साइड की स्वेलिंग के कंपैरिजन में कम होगी। वेट साइड में स्वेलिंग कम होती है और ड्राई साइड में ज़्यादा होती है। और श्रिंकेज पे इफेक्ट देखें तो श्रिंकेज विल बी मोर व्हेन कॉम्पैक्शन इज डन ऑन वेट साइड ऑफ ओएमसी। वेट साइड पे अगर कॉम्पैक्शन करेंगे तो श्रिंकेज जो होगा वो ज़्यादा होगा और कम होगा जब ड्राई साइड पे हम कॉम्पैक्शन करेंगे। तो इससे इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन की बात करें तो इफेक्ट पहला है शियर स्ट्रेंथ पे, ड्राई साइड में ज़्यादा होता है इफेक्ट शियर स्ट्रेंथ पे। दूसरा परमिएबिलिटी पे ड्राई साइड में कम होता है। फिर स्वेलिंग पे ड्राई साइड में ज़्यादा होता है। श्रिंकेज पे इफेक्ट जो है ड्राई साइड में कम होता है, यानी कि ज़्यादा कम ज़्यादा कम। शियर स्ट्रेंथ, परमिएबिलिटी, स्वेलिंग, श्रिंकेज, है ना। उसके बाद बात करते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ड्यू टू द फॉलोइंग। सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ है वो किन किन चीज़ों की वजह से होती है। तो पहला है इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। दूसरा है टर्मोल्यूकल, ये क्या है यार, सॉरी, ये दूसरा है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हो जाए। तीसरा है इंटरलॉकिंग और पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स। दोबारा देखते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो होती है, पहला है इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन की वजह से, दूसरा है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग की वजह से, तीसरा है इंटरलॉकिंग और पैकिंग की वजह से। अब शियर स्ट्रेंथ की बात करें तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है कोर्स ग्रेन सॉइल की, वो होती है फ्रिक्शन और इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। दूसरा अगर फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो होती है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, यानी कि कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो है कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करें तो वो होती है फ्रिक्शन और इंटरलॉकिंग की वजह से, और फाइन ग्रेन के लिए इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग या फिर कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल अगेंस्ट शियर डिफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड। लोड अप्लाई कर रहे हैं तो शियर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है सॉइल का उसी को हम शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है जनरेटेड ऑन द फेलियर प्लेन एट द टाइम ऑफ शियर फेलियर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड। शियर फेलियर के टाइम पे लोड एप्लीकेशन की वजह से जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होता है फेलियर प्लेन पे वही शियर स्ट्रेंथ कहलाता है। इट इज द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन ए प्लेन इन विच रिजल्टेंट स्ट्रेस इज मैक्सिमम
इंक्लाइंड टू नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन, किसी भी प्लेन के नॉर्मल से जो मैक्सिमम इंक्लाइंड होता है। इट इज द shear स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन ए प्लेन, एक प्लेन पे shear स्ट्रेस डेवलप हो रही है। इट इज द shear स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन ए प्लेन इन विच द रिजल्टेंट, ऐसा प्लेन जिसपे कि जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो मैक्सिमम इंक्लाइंड है नॉर्मल, कोई प्लेन जिसके नॉर्मल से जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो, यानी कि रिजल्टेंट स्ट्रेस जिस प्लेन के नॉर्मल से मैक्सिमम इंक्लाइंड है, उसी प्लेन पे जो shear स्ट्रेस होगी वही shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होगी। shear स्ट्रेंथ एट एनी लेवल इज गिवन है, किसी भी लेवल पे जो shear स्ट्रेंथ होती है उसको हम उसको वो दी जाती है S इक्वल टू टाउ इक्वल टू C डैश प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। एंड C डैश और फाइव डैश क्या है, इफेक्टिव पैरामीटर्स हैं, और सिग्मा एन बार क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस होता है एट दैट लेवल। अब बात करें क्रिटिकल फेलियर एंगल की, तो एन एंगल मेड बाय द क्रिटिकल प्लेन और फेलियर प्लेन, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फेलियर एंगल। द प्लेन एट विच रिजल्टेंट इज मैक्सिमम इंक्लाइंड टू नॉर्मल, ऐसा प्लेन जिसपे कि रिजल्टेंट नॉर्मल से मैक्सिमम इंक्लाइंड है। द एंगल मेड बाय क्रिटिकल प्लेन और फेलियर प्लेन, यानी कि द प्लेन एट विच रिजल्टेंट इज मैक्सिमम इंक्लाइंड टू नॉर्मल, उसको हम क्रिटिकल प्लेन बोलते हैं। तो जो क्रिटिकल प्लेन या फेलियर प्लेन होता है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से स्पेसिमेन के, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फेलियर एंगल, और इसको बोलते हैं थीटा इक्वल टू 45 प्लस 5/2। 5 होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। फेलियर के टाइम पे सिग्मा 1 सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगा, बीटा बीटा मैक्सिमम, और थीटा जो होगा थीटा सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि क्रिटिकल फेलियर एंगल। एक स्पेसिमेन है, वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 1, हॉरिजॉन्टल लग रहा है सिग्मा 3, तो जो इसका हॉरिजॉन्टल टॉप प्लेन है सैंपल का, उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा सी एक एंगल है, उस पर एक प्लेन है, उस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा और उस पर जो shear स्ट्रेस होगा यही क्रिटिकल स्ट्रेसेज होंगे। और बीटा एंगल पे है नॉर्मल स्ट्रेस वर्टिकल से, यानी कि रिजल्टेंट स्ट्रेस से बीटा एंगल पे है नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, एज द बीटा इंक्रीजेज इट टेंड्स टू बिकम पैरेलल टू shear स्ट्रेस कंपोनेंट ऑफ लोडिंग दैट इज टाउ एंड इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ फेलियर, फेलियर की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, सही बात है। और जैसे जैसे सिग्मा एन बढ़ेगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और shear रेजिस्टेंस दो लेयर्स के बीच में बढ़ेगा, और इस वजह से फेलियर के चांसेस कम होते जाएंगे। तो कह सकते हैं कि सिग्मा एन इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फेलियर, और जो बीटा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेलियर। वी जनरली कैलकुलेट इफेक्टिव पैरामीटर्स नॉट टोटल पैरामीटर, जनरली हम इफेक्टिव पैरामीटर कंसिडर करते हैं टाउ इक्वल टू C डैश प्लस सिग्मा एन बार 10 5 डैश। C डैश 5 डैश जो है इफेक्टिव पैरामीटर्स हैं। अब एट फेलियर की बात करें तो फेलियर में क्या होगा, फेलियर के टाइम पे सिग्मा 1 एट फेलियर इक्वल टू सिग्मा 3 एट फेलियर इंटू 1 प्लस साइन 5 ऑन 1 माइनस साइन 5 प्लस 2C अंडर रूट 1 प्लस साइन 5 ऑन 1 माइनस साइन 5। सिग्मा 1 एट फेलियर इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2C 10 45 प्लस 5/2। प्योर सैंड के लिए 5 0 होता है, C जो 5 0 नहीं होता बल्कि C 0 होता है। तो इक्वेशन से हम निकाल लेंगे सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 एंड 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। प्योर क्ले के लिए 5 0 C नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास जो टाउ आएगा, मतलब एक तरह से जो shear स्ट्रेंथ होगी वो आ जाएगी S इक्वल टू C इक्वल टू सिग्मा डैश सॉरी C डैश प्लस सिग्मा एन बार 10 5 डैश। 10 5 डैश 0 कर दो, है ना, और 10 5 डैश 0 कर देंगे, तो यहाँ से जो टाउ आएगा वो आएगा सिग्मा और टाउ इक्वल टू C के बराबर आ जाएगा प्योर क्ले के लिए। और उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं सिग्मा 1 एट फेलियर माइनस सिग्मा 3 एट फेलियर अपॉन में 2। कैसे लिखेंगे, देखिए 5 अगर 0 हो गया तो 10 45 प्लस 5/2 1 हो जाएगा, तो सिग्मा 1 एट फेलियर इक्वल टू सिग्मा 3 एट फेलियर प्लस 2C हो जाएगा। यहाँ सिग्मा 1 एट फेलियर माइनस सिग्मा 3 एट फेलियर अपॉन में 2 करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी। अब मोर कूलम्ब थ्योरी है, इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो
पहला, फॉर प्योर सैंड की बात करें तो C इक्वल टू 0 होता है। तो अब अगर एट ग्राउंड लेवल पे बात करें तो सिग्मा एन बार 0 आ रहा है, होता ही है सिग्मा एन बार 0, और फॉर्मूला होता है S इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन बार 10/5। यहाँ सिग्मा एन बार 0 कर दो, C 0 कर दो तो S 0। इसका मतलब ये हुआ कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड एट ग्राउंड लेवल इज 0, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ शियर स्ट्रेंथ होती है ग्राउंड पे भी सैंड की। दूसरा, अगर प्योर क्ले की बात करें तो प्योर क्ले के केस में जो फाई है वो 0 होता है। तो फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन बार 10/5। यहाँ फाई 0 कर दो तो S इक्वल टू C आ जाएगा, जिसका मतलब है कि क्ले की जो शियर स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट रहती है, डेप्थ पे डिपेंड ही नहीं करती, जो कि प्रैक्टिकली सही नहीं है। उसके बाद, द थ्योरी कंसिडर्ड द इफेक्ट ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 बट नेग्लेक्टेड द इफेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 2। यानी कि जो ये मोर कुलम्ब थ्योरी है इसने सिग्मा 1 सिग्मा 3 का इफेक्ट तो कंसिडर किया, लेकिन जो इफेक्ट इंटरमीडिएट जो स्ट्रेसेज होते हैं सिग्मा 2, इनका इफेक्ट कंसिडर नहीं किया, ये बात है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, 2214, ये है टेस्ट फॉर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अब टेस्ट हमें पता है दो टाइप के हो सकते हैं, या तो लैब टेस्ट होंगे या फील्ड टेस्ट होंगे। अब लैब टेस्ट 6 तरह के होते हैं और फील्ड टेस्ट होते हैं 4 तरह के। लैब टेस्ट की बात करें तो एक होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट, दूसरा ट्राइक्सियल शियर टेस्ट, तीसरा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, चौथा वेन शियर टेस्ट, पांचवा रिंग शियर टेस्ट और छठा टॉर्जन शियर टेस्ट। और फील्ड टेस्ट की बात करें तो वेन शियर टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट। इनमें वेन शियर टेस्ट जो है वो कॉमन है, यानी कि फील्ड और लैब दोनों में परफॉर्म किया जा सकता है। पहले बात करते हैं लैब टेस्ट में डायरेक्ट शियर टेस्ट की। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन डायरेक्ट शियर बॉक्स विच इज आइदर स्क्वायर और सर्कुलर इन शेप। The soil mass is taken in between the two portions of shear box and kept in mechanism in which direct normal stress is applied and is kept constant. Now, horizontal shear stress is applied gradually and strains are noted with the help of dial gauge. When the soil fails in shear along the predetermined horizontal failure plane, sigma n bar यानी कि fixed at the beginning of the test and tau are noted down. उसके बाद similarly for different values of sigma n bar, that is normal stress, different shear stress values are observed and the graph is plotted between normal stress on horizontal axis and shear stress on vertical axis in at failure। इसमें है, ठीक है। अब ये ग्राफ बनता है, ग्राफ जो होता है वो C से शुरू होगा, यानी कि ये एक ऐसी एक लाइन बनेगी y इक्वल टू mx प्लस C, यहाँ पे C 0 नहीं है और m की वैल्यू फाई है, स्लोप जिसकी फाई है C से शुरू हो रही है, एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या हो जाएगी S इक्वल टू टाउ इक्वल टू C डैश प्लस सिग्मा n बार 10/5 डैश। फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा n and tau, if a point denoted below the failure envelope, when this stress combination is safe for that soil, for any combination of sigma n and tau, a point is denoted below the failure envelope। ये एक failure envelope मिलता है जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, तो इससे नीचे अगर हमें कोई भी combination of sigma n and tau मिलता है तो इसका मतलब ये स्ट्रेस कॉम्बिनेशन जो है सेफ होगा। और अगर कोई भी स्ट्रेस कॉम्बिनेशन सिग्मा एन टाउ का जो है ये इस लाइन के ऊपर मिलता है फेलियर एनवेलप के, तो हमें पता है कि अगर फेलियर एनवेलप वो एनवेलप है जिस पे कि सॉइल फेल हो जाएगी, इसके ऊपर जाता है तो फेल होनी है, तो इसलिए एनी स्ट्रेस कैन नॉट बी बियर्ड बाय द सॉइल अबव दिस। बात करें टेस्ट की लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस क्या हैं? फेलियर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड विच में नॉट बी द एक्चुअल फेलियर प्लेन, द एक्चुअल फेलियर प्लेन विल बी द वीकेस्ट प्लेन इन एनी सॉइल मास। दूसरा लिमिटेशन है कि शियर कंडीशंस आर नोन ओनली एट फेलियर। तीसरी लिमिटेशन है देयर इज नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर प्रेशर। चौथी लिमिटेशन है देयर इज नो कंट्रोल ओवर ड्रेनेज कंडीशन। पांचवी कंडीशन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म।
फेलियर प्लेन पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब बात करते हैं ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट की। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अच्छा, तो इसमें कई सारी इसके वेरिएशंस हैं, लेकिन मेन चीज़ जो हमारे काम की है वो देखेंगे। अभी देखते हैं ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट के बारे में देखते हैं। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इनटू 2 स्टेजेज, मतलब ये 2 स्टेजेज में कंडक्ट किया जाता है। इन विच ए सिलेंड्रिकल सॉइल स्पेसिमेन इज कवर्ड विद एन इम्परमिएबल रबर मेम्ब्रेन एंड एन आउटलेट कैन बी इंस्टॉल्ड विद ए स्पेसिमेन। देयर इज ए मैकेनिज्म यानी कि अरेंजमेंट टू मेजर पोर प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इन 2 स्टेजेज। स्टेज 1 की बात करते हैं पहले, इसको हम बोलते हैं सेल प्रेशर स्टेज और कन्फाइनिंग स्टेज। In this stage, the rubber-coated sample is subjected to an all-round pressure known as confining pressure sigma C. Drainage can be controlled in this stage by using regulating valve. If the expulsion of pore water is allowed, then this is known as consolidated या फिर drained stage, and there will be change in volume, and which will be equal to the amount of pore water expelled out from the specimen. और अगर expulsion of pore water is not allowed, then this is known as unconsolidated undrained stage, and in this stage volume change is negligible and there is a considerable rise in pore water pressure. pore water pressure में rise होगा, ठीक है। when drainage of water is allowed, तो drained condition then only, सिर्फ इसी केस में कंसोलिडेशन होगा, यानी कि कंसोलिडेशन स्टेज भी होगी। तो ड्रेन कंडीशन ही कंसोलिडेशन कंडीशन होती है और अनड्रेन कंडीशन ही अनकंसोलिडेशन कंडीशन होती है। टेस्ट की दूसरी स्टेज होती है डेविएटर स्टेज, या फिर इसको बोलते हैं हम शियर स्टेज या फिर बैक वाटर स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, सेल प्रेशर इज केप्ट सेम एज ऑफ द फर्स्ट स्टेज and an axial stress sigma D is applied gradually on the soil specimen, due to which the soil fails in shear, and hence the value at the failure are noted as sigma 1 at failure equal to sigma C at failure plus sigma D at failure, और जो sigma C at failure है उसी को हम sigma 3 at failure बोलते हैं। If the expulsion of water is allowed, then this stage is called as consolidated drained stage, and if expulsion of water is not allowed, then this stage is known as unconsolidated or undrained condition। पहले वाली consolidated और drained condition, ये है unconsolidated और undrained condition। अब बात करें फेलियर के टाइम पे तो क्या होगा, तो at different cell pressure values, different values of deviator stress are obtained with the help of observed values. Mohr circle are drawn for each reading। deviator stress होता है वर्टिकल स्ट्रेस, जो कि बाद में अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हम अलग अलग जो है रीडिंग्स के लिए अलग अलग मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद एक मोहर फेलियर एनवेलप मिलेगा C इक्वल टू टाउ इक्वल टू C प्लस सिग्मा बार 10 फाई टाइप का, जिसमें C 0 नहीं होगा, फाई भी 0 नहीं होगा। अभी के लिए ये नॉर्मल है, बाकी तो केस अलग अलग होते हैं। तो अब ग्राफ से हम कह सकते हैं कि लाइन इज ड्रॉन सच दैट इट इज टेंजेंट टू ऑल मोहर सर्कल्स ड्रॉन एट फेलियर, एंड दिस लाइन इज नोन एज मोहर्स फेलियर एनवेलप। Depending upon the type of soil, different failure envelopes are obtained। सॉइल के हिसाब से हमें अलग अलग फेलियर एनवेलप मिलेंगे। जैसे अगर प्योर सैंड है तो उसके केस में C की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये ओरिजिन से शुरू होगा फाई एंगल पे। C फाई सॉइल के लिए C वर्टिकल एक्सिस पे से शुरू होगा फाई एंगल पे। क्ले के लिए फाई 0 हो जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टली जाएगा। अब बात करते हैं ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट के टाइप्स की, जो कि ड्रेनेज कंडीशन पर डिपेंड करता है। मेनली 3 टाइप के होते हैं, UU, CU, CD।
देखते हैं अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, इसमें स्टेज 1 में ड्रेनेज अलाउ नहीं किया जाएगा जो कि कन्फाइनिंग स्टेज है। दूसरा डेविएटर स्टेज में ड्रेनेज अलाउ नहीं किया जाएगा। और कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जो ड्रेनेज है पहली कंडीशन में तो अलाउ कर देंगे लेकिन दूसरे में अलाउ नहीं करेंगे। अगर पहले में ही अलाउ नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता कि पहले ड्रेनेज अलाउ ना करो और फिर अलाउ कर दो, क्योंकि पहले ड्रेनेज होगा तभी तो दूसरी बार होगा, नहीं तो दोनों में ही नहीं करो। इसलिए कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड तो होता है लेकिन अनकंसोलिडेटेड ड्रेन्ड नहीं होता है। फिर तीसरा आता है कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड, जिसमें दोनों में ड्रेनेज अलाउ कर दो। अब इन तीनों को डिटेल में देखते हैं। पहला टेस्ट अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड यानी कि यूयू टेस्ट, ये कोहेसिव सॉइल के लिए सूटेबल होता है जिन पे कि शॉर्ट टर्म लोडिंग लग रही है। तो ड्रेनेज जो है थ्रू आउट द टेस्ट परमिट नहीं किया जाता, मतलब किसी भी स्टेज में टेस्ट में ड्रेनेज परमिट नहीं किया जाता। इन केस ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट, ड्रेनेज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ बोथ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। In the case of triaxial compression test, drainage is not permitted during the application of both cell pressure and deviator stress. In the case of triaxial compression test के केस में drainage is not permitted during application of both cell pressure and deviator stress. Since the test is conducted fast, allowing no time for either consolidation of sample initially or dissipation of pore pressure इन लेटर स्टेज, इसलिए इसको हम क्विक टेस्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें डिसिपेशन का वेट नहीं करना पड़ता वाटर का। उसके बाद आता है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, इसको बोलते हैं हम सीयू टेस्ट। ये सूटेबल होता है फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्दन डैम के लिए। जो अर्दन डैम होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ शियर टेस्ट में soil specimen is allowed to consolidate fully under initial applied stress and then sheared quickly without allowing dissipation of pore pressure। होता क्या है कि पहले तो ड्रेनेज अलाउ कर दिया, उसके बाद उसमें लोड लगा देंगे डायरेक्ट, नो ड्रेनेज अलाउड, तो इसको बोलते हैं हम कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। इन द केस ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट, द स्पेसिमेन इज अलाउड to consolidate fully under applied normal stress and then sheared at high rate to prevent dissipation of pore water during the shearing। यानी कि ड्रेनेज तो अलाउ करेंगे पहले केस में लेकिन सेकेंड स्टेज में ड्रेनेज अलाउ नहीं करेंगे। In case of triaxial compression test, the specimen is allowed to consolidate fully under the applied cell pressure and then pore water outlet is closed and the specimen is subjected to increased deviator stress at a higher rate of strain। अगला देखते हैं कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट। ये सूटेबल होता है फॉर सॉइल सब्जेक्टेड टू स्लो लोडिंग रेट एंड फॉर सेफ्टी एनालिसिस इन लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि इसमें कंसोलिडेशन भी हो रहा है ड्रेनेज भी हो रहा है। कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड है तो इसमें पोर वाटर प्रेशर का डिसिपेशन का वेट करना पड़ेगा। तो होता क्या है, इन दिस टाइप ऑफ शियर टेस्ट ड्रेनेज इज अलाउड थ्रू आउट द टेस्ट। टेस्ट के थ्रू आउट द टेस्ट जो है ड्रेनेज अलाउ किया जाता है इस शियर टेस्ट में। द स्पेसिमेन इज नॉट अलाउड टू कंसोलिडेट फुल्ली अंडर द अप्लाइड इनिशियल स्ट्रेस एंड देन sheared at low rate। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इन दिस द स्पेसिमेन इज अलाउड टू कंसोलिडेट फुल्ली अंडर द अप्लाइड इनिशियल स्ट्रेस एंड देन sheared at low rate of strain giving sufficient time for the pore water to drain out at all stages, and this test may continue for several hours to several days। अब ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इसको सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है लेकिन इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं। तो द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट द फेलियर प्लेन इज यूनिफॉर्म। दूसरा, द स्पेसिमेन इज फ्री टू फेल ऑन द वीकेस्ट प्लेन। ठीक है, मतलब वीकेस्ट प्लेन पे फेल होने के लिए फ्री है। तीसरा, देयर इज
कंप्लीट कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज, ड्रेनेज के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। उसके अलावा चौथा है पोर प्रेशर चेंजेज एंड वॉल्यूमेट्रिक चेंजेज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। पांचवा है द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ऑल इंटरमीडिएट स्टेजेज अप टू फेलियर इज नोन। सारे इंटरमीडिएट स्टेज पे हम स्ट्रेस की स्टेट को पता कर सकते हैं, यानी कि मोर सर्कल कैन बी ड्रॉन एट एनी स्टेज ऑफ शियर। उसके बाद दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर एक्यूरेट रिसर्च वर्क एंड द apparatus adopted to special requirements such as extension test or test for different stress paths. This test is suitable for accurate research work and the apparatus adopted to special requirements such as extension test and test for different stress paths. अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो द एपरेटस इज एलेबोरेटेड बल्कि एंड कॉस्टली। दूसरा द ड्रेन्ड टेस्ट टेक्स ए लॉन्गर पीरियड इन कंपैरिजन विद डायरेक्ट शियर टेस्ट। तीसरी डिसएडवांटेज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन एट लार्जर स्ट्रेन्स एज द assumption that specimen remains cylindrical does not hold good. चौथा डिसएडवांटेज द स्ट्रेन कंडीशन इन द स्पेसिमेन आर नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय लोडिंग कैप एंड द पेडेस्ट्रल डिस्क। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेड जोन्स एट ईच एंड ऑफ द स्पेसिमेन। इसकी वजह से जो डेड जोन जो है हर एंड ऑफ स्पेसिमेन के हर एंड पे डेड जोन्स जनरेट हो जाते हैं। एक बार फिर से the strain condition in the specimen are not uniform due to the frictional resistance produced by the loading cap and the pedestal disc, and this leads to the formation of dead zones at each end of the specimen. इसके अलावा the consolidation of the specimen in the test is isotropic. जो स्पेसिमेन होता है उसका कंसोलिडेशन जो होता है आइसोट्रोपिक होता है, वेयर एज इन द फील्ड द कंसोलिडेशन इज जनरली इन आइसोट्रोपिक। ये भी बात है। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ये हमने दो टेस्ट पढ़े अभी तक के, फील्ड टेस्ट, और ये एक्चुअली लैब में परफॉर्म भी किया जा सकता है, ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट। तो एक्चुअली लैब के ये दोनों डायरेक्ट शियर टेस्ट और ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट। आगे हम अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और वेन शियर टेस्ट वगैरह और बाकी टेस्ट को हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।